ओके, हाय एवरीवन। इसमें कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इससे पहले, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले वाले लेक्चर में, उसी में कंटिन्यू है। इसमें एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, या फिर कोई मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके एक्सिस को रोटेट किया, तो रोटेशन के बाद और रोटेशन से पहले वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसी इक्वेशन के थ्रू होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। हमें दो तरह के बेसिस स्टेट्स गिवन होंगे और आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली मुद्दा वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, मुझे भी मुश्किल से समझ में आया था। एनीवेज, so when we know the amplitudes describing the state A in a representation with basis state I, हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई स्टेट A है और उसका रिप्रेजेंटेशन हमने कौन से बेसिस स्टेट में किया है? I में किया है। Then it is possible to find the amplitude describing the same state, यानी इसी स्टेट A को किसी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में, डिफरेंट बेसिस स्टेट, सपोज म्यू, उसमें भी इसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल है। तो एक तरह से यही कहा जा रहा है। इफ यू रिमेंबर, हम मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और एक हमारे पास एस प्राइम है, तो इनमें आपस में ट्रांसफॉर्मेशन, इसके एक्स वाई जेड है, इसके एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कोऑर्डिनेट्स आपस में, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि कोई स्टेट ए है, अगर उसको आई में डिस्क्राइब किया जा रहा है तो पॉसिबल है कि उसी स्टेट ए को म्यू में भी डिस्क्राइब किया जा सके किसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू। This statement is analogous to the transformation of the coordinates of a vector when we rotate the axis. बात वही आ गई ना कि किसी वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए तो कैसे होता है। यहाँ पर भी सिचुएशन वही है। Note, however, that the amplitude between two states A and B is invariant under such transformation of the representation of the basis states. हमें कह रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा ए और बी का वो इनवेरिएंट रहेगा, और वैसे भी वो इनवेरिएंट रहता है क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है दो स्टेट के बीच में वो होता है बी और ए या फिर ए और बी, और हमें पता है इट इज अ कांस्टेंट। ये हमेशा क्या आता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट ही आता है। तो कोई कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास वेरी नहीं करता है ट्रांसफॉर्मेशन में, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स इनवेरिएंट। सो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, इतना जो हमने बोला है उसको हमें मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। टू इलिस्ट्रेट दिस वी स्टार्ट बाय एक्सपांडिंग। धीरे धीरे एक लाइन करेंगे, ऑल्दो मैं खुद फास्ट हूँ बट ये टॉपिक मेरे को, क्वांटम पहली बार पढ़ रही हूँ, तो मतलब नॉट पहली बार बट ये अशोक दास पहली बार पढ़ रही हूँ। वी स्टार्ट बाय एक्सपांडिंग द स्टेट ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि आपके पास दो बेसिस स्टेट हमने आपको दिया है। एक हमने आपको आई दिया है, एक हमने आपको म्यू दिया है, और हमने आपको बोला है कि आपके पास स्टेट है ए। तो ए को हम क्या करेंगे, एक बार आई में एक्सपांड कर लेते हैं, एक बार म्यू में एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, तरीका हमें आता ही है। सो ए स्टेट को इस तरह से लिखा जा सकता है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ। करेक्ट, ये हमने लिखा है इसको आई बेसिस स्टेट में। सिमिलरली ए को म्यू में लिखा जाएगा, तो आई की जगह सिर्फ म्यू करना है और ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आप इससे पहले के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आता कैसे है, ये हमने पढ़ रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजिंग द फर्स्ट इक्वेशन विद म्यू एंड द सेकेंड इक्वेशन विद आई। क्लोजिंग का मतलब है प्रोडक्ट लो। पहली इक्वेशन का दोनों साइड में म्यू से प्रोडक्ट कर दो और दूसरी इक्वेशन का दोनों साइड से आई में प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में म्यू ए मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आई ए। तो इधर क्या करना पड़ेगा, म्यू से करना पड़ेगा इधर, तो यहाँ म्यू आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा। इधर किससे करना है, आई से करना है, तो यहाँ पे हमारे पास में आई आ जाएगा। करेक्ट। सो ओके, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब 2.21b को बहुत ही ध्यान से देखो। वी सी दैट द एम्पलीट्यूड्स म्यू ए, ये रहा म्यू ए, इन द म्यू बेसिस आर रिलेटेड टू आई ए, आर रिलेटेड टू आई ए, द एम्पलीट्यूड्स इन द आई बेसिस। इस लाइन का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है म्यू ए है, वो रिलेटेड है किससे, आई ए से। और किसके थ्रू रिलेटेड है, जो हमारे पास में वी सी दैट द एम्पलीट्यूड म्यू ए, जो कि म्यू बेसिस में है, म्यू ए जो कि म्यू बेसिस में है, इट इज रिलेटेड टू आई ए जो कि आई बेसिस है। आई ए क्या था, एम्पलीट्यूड इन द आई बेसिस। तो म्यू ए जो है म्यू बेसिस वाला आई बेसिस से रिलेटेड है। ये इस इक्वेशन से साबित होता है।
अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन डेवलप कर रहा है? रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि इधर तो आ गया म्यू ए सीधा कनेक्ट हो रहा है आई ए से, लेकिन किस कोफिशिएंट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है? म्यू आई। किस कोफिशिएंट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है? म्यू आई से। तो कनेक्शन कहां से हो रहा है? लीनियरली कनेक्ट है। लीनियरली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तभी तो इसको हटा के हमने क्या लिख दिया? म्यू आई लिख दिया, तभी तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। सो लीनियरली कनेक्टेड है थ्रू द एन स्क्वायर कोफिशिएंट म्यू आई, क्योंकि जब म्यू आई को ओपन करेंगे तो कितने कोफिशिएंट मिलेंगे आपको? एन स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेंगे। वाई? क्योंकि आप यहाँ पर समेशन देखिए, समेशन आपका जा रहा है आई से लेके एन तक का जा रहा है। सो आपके पास म्यू बेसिस में भी एन टर्म्स होंगी और आई बेसिस में भी एन टर्म्स होगी, इसलिए आपके पास में कितने आएंगे यहाँ पे कोफिशिएंट? एन स्क्वायर आएंगे। सो एन स्क्वायर कोफिशिएंट आएंगे। द इनवर्स रिलेशन इज डिटरमाइंड बाय द कोफिशिएंट, ये इनवर्स तो हमें पता है। एनीवेज चलिए यहां तक समझ में आ गया कि अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है, वापस रिपीट कर देती हूँ समझ में भी नहीं आया तो, कि इतना क्लियर हो गया कि म्यू ए जो है वो आई ए से कनेक्टेड है एक कोफिशिएंट के थ्रू, जो कि ये है। और ये कितने कोफिशिएंट आएंगे नंबर्स में? एन स्क्वायर कोफिशिएंट आएंगे, क्योंकि यहाँ म्यू बेसिस भी है और आई बेसिस भी है। आई बेसिस में भी एन टर्म्स है, म्यू बेसिस में भी एन टर्म्स है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के थ्रू। इट इज कन्वीनियंट टू अरेंज द ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट म्यू आई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट क्या मिल गया अपन को? म्यू आई, क्योंकि यही वो कोफिशिएंट है जिसको आई ए से मल्टीप्लाई करते सीधा हम कौन से बेसिस में पहुंच जाएंगे? म्यू वाले बेसिस में पहुंच जाएंगे। यानी अगर हम पहले से आई ए में हैं तो ये कोफिशिएंट से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में पहुंच जाएंगे? म्यू ए में पहुंच जाएंगे। करेक्ट। तो अब बिकॉज ये एन स्क्वायर कोफिशिएंट है तो मैट्रिक्स में आसान हो जाएगा कि हम इन एन स्क्वायर कोफिशिएंट को किस तरह से लिखेंगे? एक एन बाय एन की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको नाम देंगे एस म्यू आई, क्योंकि हमारे पास म्यू भी है वहां पे और आई भी है, इसलिए हम इसको। और ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, कई बार मैट्रिक्स फॉर्म में होता है ट्रांसफॉर्मेशन जो कोफिशिएंट्स होते हैं। यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स यूज करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है n इक्वल टू 3 के लिए लेना, क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स नहीं बनेगी। सो इफ वी अरेंज द एम्पलीट्यूड आई ए इनटू अ कॉलम वेक्टर ए, इसका ये मतलब है कि हमारे पास इस इक्वेशन में आओ वापस आप इस इक्वेशन में, तो ये जो आई ए है इसको तो हम करेंगे एक कॉलम वेक्टर में और उस कॉलम वेक्टर को अपन नाम देंगे ए। करेक्ट। तो ये आई ए जो है ये हमारा एक कॉलम वेक्टर बनेगा, और क्योंकि हमने n इक्वल टू 3 रखा है इसका मतलब ये जो आई है इसके 3 वैल्यूज होंगे। ये जो बेसिस स्टेट हमारे पास बेसिस स्टेट है आई, इसमें हमें 3 बेसिस स्टेट लेने हैं। तो कोई बात नहीं, एक आई है ही है, एक जे ले लो एक के ले लो, तो एक कॉलम वेक्टर बना लेते हैं। और वो कॉलम वेक्टर में पहले आपको दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन हमें ना हो। सबसे पहले ये रहा वो कॉलम वेक्टर, है ना, ये रहा आर। हमें क्या बनाना था? कॉलम वेक्टर बनाना था, किसका? आई और ए का, और हमें n इक्वल टू 3 के लिए बनाना था। तो आई की जगह हमारे पास में 3 वैल्यू लेनी है। ए तो सेम ही रहेगा हमारे पास में, क्योंकि ए तो स्टेट एक्चुअल में कांस्टेंट है। सो ये हमारा आई ए हो गया, सेकेंड टर्म जे के हो जाएगा और के ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हमारे पास म्यू ए, इसको भी हम क्या करते हैं? एक कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, और उसमें भी हमारे पास कितना है? n इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसमें भी यहाँ पर म्यू की जगह हमें 3 टर्म लेने पड़ेंगे। तो एक टर्म हमने ले लिया देखो म्यू, एक टर्म हमने ले लिया न्यू, एक टर्म हमने ले लिया जाई, और साथ में हमारे पास ए है। तो आई होप ये वाला कॉलम वेक्टर और ये वाला कॉलम वेक्टर आपको समझ में आ गया। अब हमें म्यू से आई में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने कहा था 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी और उसमें म्यू और आई होगा, यानी उसमें म्यू और आई का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया म्यू और आई का प्रोडक्ट होगा, तो सारे कॉम्बिनेशन आ जाने चाहिए। सारे कॉम्बिनेशन आने का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, इधर तो है आपके पास म्यू न्यू और जाई, और इधर आपके पास है आई जे और के। तो हमें कहा गया है कि म्यू और ए जो है वो रिलेटेड है म्यू और आई प्रोडक्ट से आई और ए में, ये हमें गिवन था।
यानी कि यहां से यहां में ट्रांसफॉर्म होना है, तो बीच में ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। अब म्यू की 3 वैल्यूज है, तो तीनों पॉसिबल लेने पड़ेंगे, और आई के भी 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रोडक्ट के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इस प्रोडक्ट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? म्यू एक बार आई के साथ जाए, म्यू एक बार जे के साथ जाए, म्यू एक बार के साथ जाए, फिर न्यू आई के साथ जाए, न्यू जे के साथ जाए, न्यू के साथ जाए, फिर जाई आई के साथ जाए, जाई जे के साथ जाए, और जाई के साथ जाए। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए? 9। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेंगे? इस तरह से, म्यू आई के साथ जाए, और म्यू जो है जे के साथ जाए, और म्यू जो है वो के साथ जाए। इसी तरह से न्यू आई के साथ जाए, और न्यू जे के साथ जाए, और न्यू के साथ जाए। इसी तरह से जाई आई के साथ जाए, जाई जे के साथ जाए, और जाई के साथ जाए। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी, क्योंकि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में हमें कहा गया था एन स्क्वायर कोफिशिएंट मिलेंगे, और एन इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितना आता है? 9। तो ये 9 टर्म्स मिलेंगे, और ये हमारी मैट्रिक्स होगी। अब मैंने उल्टा लिख दिया होगा, रो की बजाय कॉलम कर दिया होगा, कॉलम की बजाय रो कर दिया होगा। एनीवेज, अगर ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी है तो ये इनवर्स में आ जाएगी। पर अब मैं आपको मैट्रिक्स दिखाती हूँ। अब ये मैट्रिक्स देखो। मैंने जो मैट्रिक्स बनाई थी यहाँ पे, भगवान की दया से वही मैट्रिक्स सही है। चलो देखो, यहाँ पे म्यू आई के साथ में है, म्यू जे के साथ में है, म्यू के साथ में है, न्यू आई के साथ में है, न्यू जे के साथ में है, न्यू के साथ में है, जाई आई के साथ में है, जाई जे के साथ में है, जाई के साथ में है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि इधर आई जे के रख लो, और इधर म्यू न्यू और जाई रख लो। तो इधर फर्स्ट वाला फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये मिल जाएगा, फिर म्यू जे से मल्टीप्लाई होगा, ये मिल जाएगा, फिर म्यू के से होगा। ये तो आपको करना आता ही होगा। कॉलम वेक्टर जो है वो मैंने पहले ही समझा दिए। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बनेगा वो बनेगा जब ए प्राइम से ए में जाना होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना होगा। ए प्राइम जो है, ए प्राइम जो है वो ए में जाएगा अगर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो रिलेशन है, इट होल्ड्स दैट दिस इज ट्रू। ये आपको प्रूव करना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको प्रूव करके बताऊं क्या ये चीज। एक बार बता देती हूँ, चलो ना। ए म्यू प्राइम कॉलम लिखते हैं अपन ना, सॉरी, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मैट्रिक्स को बोल रहा है ए आई से मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं, रिस्क ले लेते हैं। मेरी मैथ्स एक्चुअली वीक है, मैं ना ये चीजें अवॉइड कर देती हूँ। हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है ना, यानी ये हमारी मैट्रिक्स होगी, और ये हमें मल्टीप्लाई करनी है इससे, इस कॉलम से। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये ना, ये है आई ए, इधर है जे ए, और इधर है के ए। मैट्रिक्स का रूल क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो म्यू आई आई ए से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट? तो यहां पे मिल जाएगा म्यू आई किससे मल्टीप्लाई होगा? आई ए से। और हमें पता है क्लोजर रिलेशन से, कंप्लीटनेस रिलेशन से, ये किसके इक्वल आता है? म्यू ए के इक्वल आता है। और म्यू ए आपके पास कितना है? ए प्राइम। ये देखो फर्स्ट टर्म आ गया ना। ए प्राइम जो है, मैंने ए आई को मल्टीप्लाई किया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, और ये हमारे पास में आ गया। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में अगर आप सेकंड वाले से भी करोगे तो भी आपके पास म्यू ए ही आएगा, थर्ड वाले से करोगे तो भी म्यू ए आएगा। अब सेकंड वाली रो को करो, सेकंड वाली रो को करोगे इस वाले से, कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, फर्स्ट वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को? फर्स्ट वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और वो आगे अगला कॉलम तो अपने पास है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगला वाला कॉलम तो हमारे पास है ही नहीं है। तो सेकंड वाला मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये न्यू आई इस आई ए से मल्टीप्लाई होगा, तो आई और आई बीच में हट जाएगा, कंप्लीटनेस रिलेशन से आपको न्यू और ए मिल जाएगा, और ये रहा सेकेंड टर्म न्यू ए। सिमिलरली थर्ड से आपको ये मिल जाएगा। हैंस प्रूव कि आपके पास 2.22 बी जो है वो रिजल्ट सही है। एग्जाम में इसका प्रूव आ सकता है, या ध्यान रखना। अब जिस तरह से हमने एस मैट्रिक्स बनाई है, उसी तरह से हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएंगे। वो हम सिमिलैरिटी से बनाएंगे, उसको हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो एस मैट्रिक्स में हमारे पास में यहां पर था आई जे और के, और यहां पर था हमारे पास में म्यू न्यू और जाई।
तो ऑब्वियसली प्राइम में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ पर म्यू न्यू और जाई आ जाएगा, यहाँ पर आई जे के आ जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। बस इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। आई और म्यू का कॉम्बिनेशन वो यहाँ आ जाएगा, आई के साथ न्यू का कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा, आई के साथ जाई का कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा, जे का म्यू के साथ यहाँ, तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो एस प्राइम में, एस प्राइम में जो फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे आ रही है, ये इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है कि जो आई म्यू है इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के टर्म में, तो ये इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। और इनवर्स में उल्टा क्या होगा, इससे पहले आपको क्या मिला था, ए प्राइम के लिए एस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया था। अब ए से अगर ए प्राइम में जाना है तो एस प्राइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए से एस प्राइम को और ए प्राइम को, और ए प्राइम आपके पास है ही है और ए आपके पास है ही है, ऊपर कॉलम वेक्टर है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था वैसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा। चलिए ये तो हमने प्रूव कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ बिकॉज ऑफ द रिलेशन आई म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आई, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर है, तो जो S प्राइम है इट इज द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ S। तो जो S प्राइम आपके पास आएगा वो S का हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा। हर्मिशियन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ रखी होगी क्वांटम मैकेनिक्स में भी या मैथमेटिकल में भी, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी, आप पढ़ लेना उसके बारे में। और आपको ये भी पता है हर्मिशियन कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एस डेगर से भी करते हैं। तो यहाँ पर इट इज विच वी डेजिग्नेट बाय एस डेगर, प्रोनाउंस्ड एस एस डेगर। तो हर्मिशियन कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर अपन लिखते हैं, इट मींस टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो किसी मैट्रिक्स का अगर हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालना है तो हमें उस मैट्रिक्स का करना क्या है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए, ये तैयार हो गई हमारे पास उसकी हर्मिशियन कॉन्जुगेट। और हर्मिशियन कॉन्जुगेट का मतलब एस डेगर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे पास में ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट इसका तैयार हो चुका है, और एस की जगह हमने म्यू आई लिया था, तो जब इसका कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज जब ले लेते हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, एस डेगर जो है, अगर एस डेगर के नीचे आपने म्यू और आई लिखा है, तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज लोगे तो रो तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ट्रांसपोज का टी हटा देना है। यहाँ पर म्यू पहले लिखा हुआ था, अब आई पहले आ जाएगा और म्यू बाद में आ जाएगा। तो ट्रांसपोज तो कर दिया हमने, अब बचा क्या है, केवल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कि ये रिलेशन यहाँ पे 2.24 का सेकेंड वाला पार्ट है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इट इज एविडेंट फ्रॉम इक्वेशन 2.23a दैट एस प्राइम इज इक्वल्स टू एस डेगर। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है यार, 2.23 का ए लिखो। ओके, इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में एस प्राइम, ये रहा आपके पास में एस प्राइम। मुझे इसका करना पड़ेगा मैट्रिक्स का, वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, या मैं ये आप पे छोड़ दूं। ओके, मुझे यार मुझे बिल्कुल भी नहीं करने का मन हो रहा है, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। ये प्रूव कर सकते हो क्या आप, एस प्राइम इज इक्वल्स टू एस डेगर। ओके, मैं करती हूँ एक बार ना। एस डेगर निकालना है मुझे, एस डेगर के लिए मुझे एस लेना है सबसे पहले। और एस हमारे पास में क्या था, एस हमारे पास में क्या था, मुझे एस को पहले ढूंढना पड़ेगा। ओ गॉड, एस हमारे पास में क्या था, ये तो एस प्राइम है, ये रहा। ठीक है, म्यू आई म्यू जे म्यू के लिख लेती हूँ यार, चलो ये है, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ ना, म्यू आई म्यू जे म्यू के, न्यू आई न्यू जे न्यू के, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए, जाई आई जाई जे जाई के, ये एस है। फिर क्या करना था, एस डेगर लेने के लिए इसका ट्रांसपोज करना था, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करूं और कॉलम को रो में कन्वर्ट करूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू आई म्यू जे और म्यू के यहाँ आ जाएगा, न्यू आई न्यू जे और न्यू के यहाँ आ जाएगा, जाई आई जाई जे
और जाई के यहाँ आ जाएगा ग्रेट। ये हमने एस का ट्रांसपोज ले लिया। हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेने के लिए अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दो। सो ये म्यू आई का मतलब है हमारे पास में म्यू और आई इस तरह से लिखा हुआ है, मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, यानी मुझे इसका स्टार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू और आई और इसका स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा जाई और आई और इसका स्टार। पहली रो ही देख लेती हूँ केवल, है ना। तो ये ट्रांसपोज का स्टार है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स अब मुझे मिल रही है ये एस डेगर है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। ठीक है, और सेकंड में मेरे पास में आ रहा है म्यू जे इसका स्टार, और यहाँ पे न्यू जे इसका स्टार, और यहाँ पे जाई जे और इसका स्टार। ठीक है, दो ही रहने देती हूँ। अब ये बोल रहा है कि क्या ये एस प्राइम है, तो एक बार एस प्राइम को देख लेते हैं। ये एस प्राइम के इक्वल, यस, ये देखो म्यू आई, यहाँ पे देखो म्यू आई का स्टार, फर्स्ट रो देखो, चेक करो फर्स्ट रो मेरी, म्यू आई, न्यू आई, जाई आई, और तीनों पे स्टार लगा हुआ है। और यहां से एस प्राइम देखो, ये म्यू आई का स्टार, न्यू आई का स्टार और जाई आई का स्टार। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ एस मैट्रिक्स इज इक्वल टू एस प्राइम, हेंस प्रूव्ड। तो ये मैंने प्रूव कर दिया है, थैंक गॉड। तो इक्वेशन 2.25 ए हमने प्रूव कर दी कि एस प्राइम जो है वो एस डेगर के इक्वल है। इफ वी नाउ, क्या चाहता है यार, कितना कब खत्म होगा। इफ वी नाउ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आई ए रिप्रेजेंटेशन टू म्यू ए रिप्रेजेंटेशन एंड देन बैक टू आई ए, हे भगवान, वी शुड रीगेन द वेक्टर ए। ओके, मैं समझ गई इसका मतलब। ओके, यहाँ पे देखिए, सपोज हम आई ए रिप्रेजेंटेशन, इफ वी नाउ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, हम सबसे पहले आई ए में थे, अगर हम आई ए से म्यू ए में गए और म्यू ए से वापस आई ए में लौट आए, तो एक तरह से हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं किया, तो रीगेन हो जाएगा, हमें हमारा पुराना वेक्टर वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग 2.22b इंटू 2.23b। ये कैसे करेंगे, एक दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े थे। देखो, जब हमें ए प्राइम चाहिए था तो ए प्राइम के लिए हमने एस को मल्टीप्लाई किया था ए से। ठीक है, इसी तरह से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, ए को हमने मल्टीप्लाई किया था एस प्राइम और ए प्राइम। तो ये रिलेशन यहाँ से लिखा हुआ है, ये ऊपर प्रीवियस करके देख लेना, वीडियो मिल जाएगा। ए से हमने एस प्राइम और ए प्राइम पे हम गए, करेक्ट। अब हम यहाँ पे ए प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं, और ए प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस ए, करेक्ट। ए प्राइम की जगह हमने रख दिया एस ए। अब एस प्राइम एस जो है उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा है कि एस प्राइम किसके इक्वल है, एस डेगर के इक्वल है। तो इस एस प्राइम की जगह हमने क्या रख दिया, एस डेगर, और बाद में जो एस ए लिखा हुआ था वो एस ए एज इट इज है। यहाँ पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि एस डेगर और एस डेगर अगर एस का हर्मिशियन कॉन्जुगेट है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, उस प्रॉपर्टी से अगर आपने देखा होगा तो एस डेगर और एस यूनिटरी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, वेयर सिंबल 1 स्टैंड्स फॉर द यूनिट मैट्रिक्स इन जनरल। तो एस डेगर एस जो होता है वो 1 के इक्वल आता है। अब ये 1 के इक्वल आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि अच्छा, ये 1 कैसे आएगा, ये 1 हमने प्रूव कैसे किया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आई ए से हम म्यू ए में गए और म्यू ए से हम वापस आई ए में आए। तो हमारे पास सबसे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, ए, और सबसे लास्ट में हमारे पास में कौन सा है, एस डेगर एस ए। और हमें पता है कि ये वापस हमें क्या हमें ये मिल चुका है, ये रिलेशन हमें मिल चुका है। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एस डेगर एस किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने, यानी कि आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव एस डेगर एस इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ये करना है, बस ए को लिखना है सबसे पहले एस प्राइम ए प्राइम के टर्म में, फिर ए प्राइम की वैल्यू पुट करनी है एस ए, फिर एस प्राइम की जगह एस डेगर रखना है, और फिर ए से ए को कट कर देना है जिससे कि एस डेगर एस की वैल्यू 1 आ जाए। बट क्योंकि एस डेगर और एस दोनों मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो दैट इज वाई इट इज यूनिट मैट्रिक्स इन जनरल। अ मैट्रिक्स which obey this equation, this expression 2.25b is said to be unitary matrix। ये unitary matrix होती है। in terms of matrix elements, मैट्रिक्स एलिमेंट के टर्म में हमारे पास में एस डेगर और एस, क्योंकि हमारे पास में यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये आ जाएगा
एस डेगर पे क्या लगा हुआ हमारे पास में अल्फा बीटा है, और एस पे हमारे पास में लगा हुआ है बीटा गामा। ये हमें मिलेगा डेल्टा अल्फा गामा। ये आप खुद करके देख लेना प्रॉपर्टी से, मतलब एस को 3/3 की मैट्रिक्स समझ लेना और अल्फा बीटा के टर्म्स में रख लेना। अल्फा की 3 वैल्यू रख लेना, बीटा की 3 वैल्यू 1 2 3 रख लेना, चाहे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरह से बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और एस डेगर और एस निकाल के चाहो तो रख लेना ना। ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है। वैसे यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स में पूछा जा सकता है क्या आपको ये सवाल? यस, पूछा जा सकता है। अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज इनवर्स इज इट्स हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो बात सही है। देखो एस डेगर एस इज इक्वल्स टू, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स मान लीजिए यू आता है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका इनवर्स जो होता है वो इसी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट होता है। क्या मतलब है यहाँ पे? यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज इनवर्स इज इट्स इज, हाँ मतलब अगर यूनिटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि अगर आप इसका इनवर्स निकाले, यू माइनस वन निकाले, तो वो इसी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है। अ यूनिटरी मैट्रिक्स दैट इज रियल इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओ माय गॉड, ये सब आप मैथमेटिकल मेथड्स में मैट्रिक्स में पढ़ लेना, या फिर आपने बीएससी में पढ़ रखा होगा, वहां से पढ़ लेना। क्वांटम मैकेनिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर डूइंग प्योर मैथमेटिक्स हियर। Unitary transformations have the important properties of maintaining the normalization of छोड़ो यार, किसी काम का नहीं है। अब ये कब खत्म होगा? चलो, फॉर इंस्टेंस कंसीडर अ स्टेट ए विच इज नॉर्मलाइज्ड। मान लीजिए ए आपके पास नॉर्मलाइज्ड है, तो जाहिर सी बात है ए का वैल्यू 1 मिलेगा। In terms of the amplitudes in the I representation, the normalization is expressed, जो हमने 2.17 में किया था, if you remember। 1 को हमने ए लिखा था, और ये हमारे पास आया था प्रोबेबिलिटी का समेशन का, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो थी वो 1 के इक्वल आई थी, और प्रोबेबिलिटी हमने लिखी थी आई ए और इसका मोड का स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी हमने 1 प्रूफ की थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? आई ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कंप्लीटनेस रिलेशन से, या फिर कंप्लीटनेस रिलेशन ना भी हो तो भी, ये आई ए के स्क्वायर को हमने इस तरह से लिखा था। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी हमने करी हुई है, ए आई और आई ए। क्योंकि यहाँ पे आई ए जो है इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक बार आई ए आएगा और एक बार आई ए का कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं बता देती हूँ, चलो यार छोड़ो, इसका स्क्वायर करना है। सो हमें पता है मोड ऑफ साई स्क्वायर जो होता है वो साई और साई स्टार होता है। सो एक बार तो अगर आई ए लेना है तो एक बार तो आपने आई ए ले लिया, और एक बार क्या करना पड़ेगा आपको? आई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और आई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? ए आई होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। We can use 2.21b to express IA in terms of the new representation mu। चलो new representation mu को बीच में डालो। सो ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, एज इट इज है। ओके, समेशन हमारा यहाँ पे एज इट इज लगा हुआ है आई पे। ये समेशन जो है ये सबसे एक्सटर्नल समेशन है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ए आई। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए और आई। इस ए आई को हमने इस फॉर्म में लिखा है, और आई ए को हमने इस फॉर्म में लिखा है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये 2.21b में हमने अभी अभी किया है। 2 ये देखो यहाँ पे, ये वाले बस ये यूज किए हैं। अभी हमें किस में चाहिए थे? आई ए में। ये देखो आई ए जो है, आई ए की जगह तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से ए आई के अंदर लिखना था, उसमें हमने म्यू की जगह क्या ले लिया? न्यू ले लिया। एक बार म्यू ले लो, एक बार न्यू ले लो। सो बेसिकली वी हैव यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, है ना। ये आई ए और ए आई में हमने इस रिप्रेजेंटेशन में यूज किया है ये। तो हमारे पास एक बार ए आई में तो हमने म्यू कर लिया, और आई ए में हमने न्यू में ले लिया, ठीक है। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन हमने यूज कर लिए। तो हमारे पास में अब क्या हुआ कि हमें दोनों को कंबाइन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर, क्लोजनेस रिलेशन याद करो। हमारे पास में क्लोजनेस रिलेशन ये कहती है कि ए से बी में जाने का एक तरीका होता है कि ए से आई में जाओ, और सॉरी, ये देखो बी से ए में आने का तरीका जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कि बी से आई में जाओ और फिर आई से ए में आओ। यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पर इन दोनों पे फोकस करना, इस पे और इस पे फोकस करना, ठीक है। न्यू से आई में गए और फिर आई से म्यू में आ गए, तो
सिर्फ जो मैं रेड कलर से अंदर पार्ट ले रही हूं, इस पूरे पार्ट में बीच में आई वाला जो पार्ट है वो इंटरमीडिएट स्टेट है, वी कैन रिमूव दैट। सो ये किसके इक्वल आएगा, बिल्कुल फाइनल स्टेट म्यू और बिल्कुल इनिशियल स्टेट न्यू, ये म्यू न्यू के बराबर होगा। बाकी आपके पास ये ए म्यू है, ये एज इट इज है, न्यू ए है, ये एज इट इज है, और बीच वाला पार्ट जो है वो हमने इक्वल कर लिया म्यू और न्यू के। करेक्ट। हमें पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से दोनों बेसिस सेट हैं, म्यू और न्यू दोनों बेसिस सेट हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे u1 और u2 और u3 है। तो इनकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डेल्टा म्यू न्यू की इक्वल होगी, यानी जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये प्रोडक्ट 1 आएगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसको हमने लिख दिया डेल्टा म्यू न्यू। बाकी इस टर्म ये टर्म एज इट इज है और ये टर्म हमारे पास एज इट इज है। अब इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि समेशन के अंदर हमें क्योंकि डेल्टा घुस गया तो डेल्टा ये कहेगा कि आप समेशन ओपन कर दो और म्यू को न्यू के इक्वल कर दो, केवल वो एक टर्म सर्वाइव करेगा, बाकी सारा छूट जाएगा। तो यहाँ जो समेशन लगा हुआ है ये नीचे लिखा हुआ है, इस देखो समेशन के नीचे म्यू और न्यू लिखने का मतलब ये होता है कि ये दो समेशन है, एक समेशन म्यू पे लगा हुआ है और एक समेशन न्यू पे लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फंक्शन है तो जब जब म्यू और न्यू की वैल्यूज हम रख रख के अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर प्लस करते जाएंगे, सारी टर्म 0 हो जाएगी, केवल एक टर्म सर्वाइव करेगी। जब म्यू और न्यू इक्वल हो जाएंगे तब डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इस समेशन के अंदर म्यू और न्यू को हटा के केवल म्यू वाला समेशन रख दो, न्यू को ओपन कर लो। न्यू को जैसे ही ओपन करेंगे प्लस 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 बहुत सारी टर्म आएगी, बीच में एक टर्म ऐसा होगा जो म्यू के इक्वल होगा, बस वो रहेगा, इसलिए ये समेशन बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक समेशन म्यू पे बचेगा। अब ये वाला ए म्यू जो है वो एज इट इज रहेगा, डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 हो चुकी है। और ये जो सेकंड वाला टर्म था इसमें न्यू और ए था, इसमें आपने न्यू के अंदर समेशन लगा के 1 2 3 4 बहुत सारी वैल्यू रख दी, जब इसकी वैल्यू म्यू के बराबर थी, म्यू के बराबर थी, बस वो वाला टर्म सर्वाइव कर गया। इसलिए ये जो म्यू न्यू ए है ये आपके पास क्या हो गया, म्यू ए के इक्वल हो गया। करेक्ट। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से ए म्यू और म्यू ए मिलके क्या बनता है, म्यू ए का स्क्वायर बनता है। सो ये ए जो है वो हमारे पास म्यू ए का स्क्वायर आ गया। ठीक है। सो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज एज एक्सपेक्टेड बिकॉज फॉर, ये छोड़ो ये हमें नहीं करना, ये कितना बड़ा लंबा टॉपिक है, थैंक गॉड। हाँ बस हमारा हो गया काम, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग मैट्रिक्स नोटेशन, क्यों करें जब इतनी मेहनत से ये रिजल्ट हमें मिला है, तो वाई वी विल गो फॉर मैट्रिक्स। मैं नहीं करवा रही, ये खुद समझ लेना, आपको अगर समझना है तो। मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, मैट्रिक्स का नहीं आएगा, है ना, इसको छोड़ दो। एग्जाम्पल में मैं देख लेती हूँ पहले कितने क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। कंसीडर टू स्टेट P एंड Q, तो P आपके पास गिवन है और Q आपके पास गिवन है, अल्फा बीटा गामा के अंदर गिवन है। लेट द ट्रांसफॉर्मेशन S बेसिस टू बेसिस, S ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है। ओह, consider the special case theta equal to pi by 2, find the amplitudes of P and Q in the new basis and use them to calculate the amplitude P and Q। so सबसे पहले तो for theta equal to pi by 2, तो जो मैट्रिक्स मिली है उसमें theta equal to pi by 2 रखो और S मैट्रिक्स को वापस निकालो, तो S मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगी। अब जैसे ही S मिलेगी क्या करोगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लोगे, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, वो किसके बराबर होगा, S डेगर के बराबर होगा। तो जब आपको S मिल जाएगा तो यहाँ से S डेगर निकाल लेना। ठीक है। फिर हमारे पास पता है, हमने प्रूफ किया था एस डेगर एस जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर द न्यू एम्पलीट्यूड्स वी ऑब्टेन, सो पी प्राइम हमें पता है ए प्राइम की जो वैल्यू आती थी वो किसके इक्वल आती थी, एस को ए से मल्टीप्लाई करने से। तो अब हमारे पास पी प्राइम है, सो पी प्राइम आएगा एस को पी से मल्टीप्लाई करने से, तो पी प्राइम जो है वो एस और पी के, एस तो आपके पास ऊपर मिली हुई है और पी आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ये कॉलम, दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली क्यू प्राइम जो है वो एस क्यू आ जाएगा, एस आपको मिल ही गया है और क्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमें पी और क्यू मिल चुका है, हमें क्या करना है, पी और क्यू का प्रोडक्ट निकालना है। ओके सो पी और क्यू का हमें प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें रिजल्ट चाहिए वो तो मैट्रिक्स से ऊपर प्रूफ किया गया है और मुझे जाना पड़ेगा वापस पीछे।
ये बताना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ये देखो 2.29 का रिजल्ट ले लो यार। ये पी क्यू जो है ये किसके इक्वल होता है, पी डैगर क्यू के बराबर होता है। ये यहाँ पे है ना, ये देख लेना, मैट्रिक्स फॉर्म में है यार, खुद कर लेना यार प्लीज, है ना। ये रिजल्ट यूज किया है, ये रिजल्ट यूज करके और आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ये पर इन्होंने ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो। ये पी डैगर ही था, प्राइम नहीं था। और पी डैगर सॉरी पी प्राइम जो था, और उसको क्यू से मल्टीप्लाई करना था। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन लाइक दैट। मुझे फिर भी ये चीज समझ में आ रही है कि वो किसके इक्वल आया है। जस्ट अ मिनट, वाई वी विल टेक द, यहाँ पर जो रिजल्ट है हम वो यूज करेंगे। ये साफ साफ बोल रहा है कि पी क्यू जो है वो पी डैगर और क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यही रिजल्ट यूज करेंगे, हम क्यों दूसरे पे जाएं। दो दो तरीके से यूज नहीं करेंगे। तो विच इज द सेम रिजल्ट एज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एम्पलीट्यूड इन द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन। हम इस पी क्यू को किसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल करेंगे, पी डैगर क्यू। और ये हमारे पास आंसर आएगा 1/2 1 प्लस आयोटा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। 4/8 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये छोड़ दो, इसको इसके इक्वल कर लो जो ऊपर लिखा हुआ था रिजल्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, मुझे नहीं पता इसकी हेडिंग क्या है, बट ये जो भी था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये आपके पास एग्जाम में आएगा। ओके।